Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. In this we have discussed complete chapter in previous lectures, but right now we are going to study exercise. क्योंकि exercise में से questions आते हैं as MCQs हैं, fill in the blanks हैं, short questions हैं. These are very important to complete it. ये बहुत important है इनको understand करना, complete करना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में short question भी आते हैं, MCQs भी आते हैं. जो fill in the blanks हैं इनको लेकर हम MCQ बना सकते हैं और वो एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं. स्टूडेंट्स इनको अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ. जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 23 एक्सरसाइज. इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 1 है द यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR क्रिएट्स अ डैश कॉपीज इन अ लेबोरेटरी टेस्ट ट्यूब. अब PCR की मदद से हम क्या कर सकते हैं? PCR की मदद से हम मिलियंस ऑफ कॉपीज एक ख़ास पर्टिकुलर जीन या टारगेटेड सीक्वेंस ऑफ DNA की कॉपीज बना सकते हैं. नंबर 2, डैश फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरनमेंट दैट हैव हैड अ फॉरेन जीन इंसर्टेड इनटू देम. स्टूडेंट्स इसको हम कह सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या फिर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स. These are the free living organisms in the environment that have had a foreign gene inserted into them. यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जब भी हम कोई फॉरेन जीन इंसर्ट करेंगे दैट कैन बी नेम्ड एज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या फिर हम उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं. अब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एक फॉरेन जीन जो है वो इंसर्टेड होती है और ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं. Question number 3 है dash non-sequence of DNA that are used to find complementary DNA strands can be used diagnostically to determine the presence of particular gene. Student यहाँ पे वो बात ये कर रहा है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम complementary sequence of DNA find out करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर diagnostic purpose के लिए भी यूज़ करते हैं कि एक particular gene उसमें मौजूद है या नहीं है. तो हम इसके लिए probe utilize कर रहे होते हैं. अब जानते हैं कि जो प्रोब है ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA सीक्वेंस कंटेनिंग सेगमेंट होता है जिसकी सीक्वेंस हमें मालूम होती है और ये सीक्वेंस हम कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस इन द DNA फाइंड आउट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं. यानी कि ओवरऑल DNA के अंदर जो सीक्वेंसेस मौजूद हैं उनसे हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, लोकेट करना है. सो उसके लिए हम प्रोब यूटिलाइज करते हैं. और ये बात भी आप जानते हैं कि जो प्रोब है इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद होते हैं ताकि हम इसको डायग्नोज कर सकें कि ये कहाँ पे है, किस जगह पे है. तो रेडियोग्राफी की मदद से हम इसको क्या करते हैं, डायग्नोज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रोडक्शन ऑफ मैनी आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ जीन. यानी कि मैनी आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ जीन किसकी वजह से प्रोड्यूस होती हैं? दो चीज़ें हैं, एक तो PCR और दूसरा है रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. अब इनकी मदद से हम मिलियंस ऑफ कॉपीज जो हैं वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. स्टूडेंट इसमें जो हमारे पास एक्सप्रेशन सिस्टम है, जो होस्ट है, होस्ट के अंदर हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कॉपी हो रहा होता है और मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है वो हम बना सकते हैं, उससे बन सकती हैं. इवन कि हम ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट भी लेना चाहें तो वो भी हम ले सकते हैं. लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि हम आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाना चाहें तो कौन सा मेथड है, तो उसके लिए रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी या फिर PCR के मेथड को हम यूटिलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सेल्फ रेप्लिकेटिंग रिंग ऑफ एक्सेसरी DNA इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के अंदर एक एक्सेसरी रिंग जो है DNA का वो कौन सा है और वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी होता है. स्टूडेंट्स यू नो दैट इज़ द प्लाज्मिड. ये प्लाज्मिड है, इसे हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA के नाम से भी जानते हैं कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है और ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है और ये बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करता है जिसमें बहुत सी जीन ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं, जीन जो हैं मौजूद होती हैं. रेजिस्टेंट जीन्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कह सकते हैं, रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट्स इस तरह से कह सकते हैं, फर्टिलिटी की जीन्स इसमें मौजूद होती हैं एंड इट कैन सेल्फ रेप्लिकेट और ये अपनी ही कॉपीज़ बना सकता है. सो ये
प्लाज्मिड इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द मल्टीपल चॉइसेस। मल्टीपल चॉइसेस में से आपने करेक्ट आंसर जो है उसको क्या करना है, एनसर्कल करना है। स्टूडेंट सिंपल सी बात है, एमसीक्यू हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में है। पॉइंट नंबर 1 है विच ऑफ दीज इज ट्रू स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी ऐसी है जो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट कंसिडर की जाती है। अल्फा ऑप्शन में है बोथ प्लाज्मिड्स एंड वर्सेस कैन सर्व एज वेक्टर। तो मेरे ख्याल में तो ये बात ठीक है। वर्सेस की बात की जाए तो इसमें प्रोफेज है मेनली, जिसको हम एज वेक्टर के तौर पे यूटिलाइज करते हैं, जिसको हम बैक्टीरियोफेज के नाम से मेंशन करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरियोफेज है इसको हम फेज वर्सेस के नाम से मेंशन करते हैं, और प्रोफेज वो डीएनए होता है जो होस्ट के साथ मिलकर आगे रेप्लिकेट करता है। तो हम इसको भी वेक्टर के तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं, और हम प्लाज्मिड जो है इसको भी वेक्टर के तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी स्टेटमेंट्स क्यों गलत हैं ऑब्जर्व करते हैं। नंबर 1 बीटा ऑप्शन में है प्लाज्मिड्स कैन कैरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बट वर्सेस कैन नॉट। ये बात तो गलत है, वर्सेस कैन आल्सो कैरी। जैसे कि प्लाज्मिड जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैरी कर सकता है, तो फेज वर्सेस कैन आल्सो कैरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। चार्ली ऑप्शन है वेक्टर्स कैरी ओनली द फॉरेन जीन्स इनटू द होस्ट सेल्स। ये बात भी ठीक है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ होस्ट जीन्स होस्ट सेल के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को नहीं लेके जाता, वो खुद भी अपनी भी जीन्स साथ में लेके जा रहा होता है। ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसमिट नहीं करता, बल्कि अपनी जीन्स अपने आप को भी एज अ होल उसके अंदर पेनिट्रेट कर रहा होता है, ट्रांसमिट हो रहा होता है, और इट इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी होता है। तो ये स्टेटमेंट इस तरह से गलत है कि सिर्फ फॉरेन जीन जो है उसी को ट्रांसफ़र नहीं करता, बल्कि इसके अंदर बाकी इसकी अपनी जीन्स होती हैं वो भी शामिल होती हैं। इसमें डेल्टा ऑप्शन है ओनली जीन थेरापी यूजेस वेक्टर्स। ऐसा नहीं है, बल्कि हम बाकी पर्पस के लिए भी वेक्टर्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। डेल्टा ईटा में है कहता है कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो ये बात गलत है, ना तो डी करेक्ट है और ए तो हमने कहा करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो अल्फा करेक्ट आंसर जो है वो होगा, जो कि बोथ प्लाज्मिड एंड वर्सेस कैन सर्व एज वेक्टर। ये बात बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें विच ऑफ दीज is a benefit to having insulin producing by biotechnology। ऑप्शंस में है it is just as effective, बीटा में है it can be mass produced, चार्ली में है it is non-allergenic, डेल्टा में है it is less expensive। I think बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जो कि इंसुलिन है सारे बेनिफिट्स हैं, ये इफ़ेक्टिव भी होती है, लेस एक्सपेंसिव भी होती है, मैस प्रोड्यूस्ड यानी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में भी प्रोड्यूस्ड होती है, एंड इट इज़ नॉन एलर्जिक। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस, जो कि ई में ईटा में आंसर इसका लिखा हुआ है ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम RFLPs के नाम से मेंशन करते हैं, वो इनमें से कौन सा है और किस पर्पस के लिए है। अल्फा में है आर अचीव बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए तो हम उसे रिस्ट्रिक्शन लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से मेंशन करते हैं। बीटा में है आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स जेनेटिकली। तो इंडिविजुअल्स का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए यूटिलाइज होता है, ये बात भी ठीक है। चार्ली में है आर द बेसिस फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स। तो ये बात तो है ही ठीक। डेल्टा में है कैन बी सब्जेक्टेड टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये चारों ऑप्शन जो हैं वो RFLP से रिलेट करते हैं और उसी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज वुड यू नॉट एक्सपेक्ट टू बी अ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। इनमें से कौन सी जो है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं हो सकती। अल्फा में है वैक्सीन, तो ये तो बनाई जा सकती हैं। बीटा में है मॉडिफाइड एंजाइम्स, तो ये भी बनाई जा सकती हैं। चार्ली में है डीएनए प्रोब, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट में हम यूटिलाइज करते हैं, इसके हम कॉपीज़ बना सकते हैं। डेल्टा में है प्रोटीन हार्मोन, तो प्रोटीन हार्मोन तो बनते हैं लाइक ग्रोथ हार्मोन। ईटा में है स्टीरॉयड हार्मोन। तो स्टूडेंट्स लिपिड्स जो है वो बायोटेक्नोलॉजी से हम नहीं बना सकते। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो मेनली बेस करती हैं वो प्रोटीन्स पर बेस करती हैं, जबकि लिपिड्स पर मेनली बेस नहीं करती। सो डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है कि ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ
यूजिंग अ रेट्रोवायरस एज अ वेक्टर इन जीन थेरापी। जीन थेरापी में रेट्रोवायरस को यूटिलाइज करने का हमें क्या बेनिफिट हो सकता है? अल्फा ऑप्शन में है इट इज़ नॉट एबल टू एंटर सेल्स, जबकि ये तो एबल है एंटर टू एंटर द सेल, तो ये बात गलत है। बीटा में है इट इनकॉर्पोरेट द फॉरेन जीन इनटू द होस्ट क्रोमोसोम्स, तो ये बात ठीक है कि इनकॉर्पोरेट करती है, लेकिन सिर्फ फॉरेन जीन को इनकॉर्पोरेट नहीं करती। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये कर तो रही होती है, सो ये बात किसी हद तक ठीक है। चार्ली ऑप्शन में है इट एलिमिनेट्स अ लॉट ऑफ अननेसेसरी स्टेप्स, तो ये बहुत से अननेसेसरी इन स्टेप्स को एलिमिनेट कर देती है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें भी हमें वो सारे स्टेप्स जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स हैं लाइक रिकम्बिनेंट बनाना, उसको होस्ट को सिलेक्ट करना, ट्रांसमिट करना, तो इन सब को एलिमिनेट कर रही है, तो ये बात किसी हद तक यानी कि ठीक भी है, तो ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। जबकि डेल्टा में है इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस बाय अदर वायरसेस, तो ये बात भी ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन दूसरी वायरसेस फिर भी क्या कर सकती हैं, इन्फेक्ट कर सकती हैं। सो इसमें अगर हम देखें ऑप्शंस में जो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, तो ये बात ठीक है, बी और सी दोनों बातें ठीक थी किसी हद तक, तो ये हम डेल्टा ऑप्शन, ईटा ऑप्शन जो है बोथ बी एंड सी, यानी कि जो आखिरी ऑप्शन है दैट इज़ वेरी करेक्ट ऑप्शन, ये हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, तो इसका आंसर भी ईटा होगा, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस पर्पस के लिए है? कैनॉट बी यूज्ड ऑन न्यूक्लियोटाइड्स, तो हम तो इसे यूज़ कर सकते हैं। बीटा ऑप्शन है मेजर्स द साइज ऑफ प्लाज्मिड्स, तो साइज को मेजर करने के लिए यूटिलाइज नहीं होती। चार्ली में है टेल्स वेदर वायरसेस आर इन्फेक्टेड, ये बात भी इससे नहीं पता चल सकता। डेल्टा में है मेजर्स द चेंज एंड साइज ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए फ्रेगमेंट्स, तो ये बात ठीक है, हम साइज और उनका अगर हम देखना चाहें कि कितना चेंज है उनके अंदर, साइज में कितना चेंज है, साइज की बेस पे हम उनको एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, तो दैट कैन बी, ये पॉसिबल है। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, तो ये बात गलत है क्योंकि पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत था, तो इसका डेल्टा करेक्ट ऑप्शन होगा कि मेजर्स द चेंज एंड साइज ऑफ प्रोटीन्स, चेंज और साइज ऑफ प्रोटीन जो है इसको मेजर करने में रिस्पॉन्सिबल होती है और डीएनए फ्रेगमेंट्स के साइज को भी मेजर कर सकती हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है विच ऑफ दीज इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनमें से इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है? तो अल्फा ऑप्शन में है प्रोटोप्लास्ट प्लांट सेल्स इंजीनियरिंग, ये बात ठीक है क्योंकि प्रोटोप्लास्ट वो चीज़ होती है कि जिसमें एक प्लांट सेल है उसकी सेल वॉल को अगर रिमूव कर दिया जाए तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो प्रोटोप्लास्ट होता है, तो जो प्रोटोप्लास्ट जो है ये प्लांट सेल इंजीनियरिंग के लिए यूटिलाइज होता है। बीटा ऑप्शन में है RFLPs डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो ये बात ठीक है, RFLPs जो है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूटिलाइज होती है। चार्ली ऑप्शन में है डीएनए पॉलीमरेज, तो इसमें पीसीआर में यूटिलाइज होगा। डेल्टा ऑप्शन में है डीएनए लाइगेज मैपिंग ह्यूमन क्रोमोसोम्स, तो ये बात गलत है क्योंकि डीएनए लाइगेज जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू जॉइन द फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए, ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए यूटिलाइज होता है। इट कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज मोलेकुलर ग्लू, हम इसे मोलेकुलर ग्लू के नाम से भी मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने क्या करना है कि गिवन क्वेश्चंस का शॉर्ट आंसर जो है वो देना है। आप ये बात जानते हैं कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमें उसी के मुताबिक उसको डील करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ एंड वाई ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट सीक्रेट अ प्रोडक्ट आर ऑफन क्लोन, यानी कि हम क्यों और कैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो कि एक प्रोडक्ट बनाते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट सीक्रेट करते हैं, हम उनको किस तरह से, क्यों और कैसे, यानी कि हाउ का मतलब कैसे है और क्यों हम उनको क्लोन करते हैं, हम उनकी कॉपीज़ क्यों बनाते हैं। स्टूडेंट आप ये बात तो जानते हैं कि अगर हम क्लोनिंग टेक्निक देखें तो एनिमल्स के लिए जो क्लोनिंग टेक्निक होती है दैट इज़ क्लोनिंग, ये हमारे पास क्लोनिंग है। अब जो क्लोनिंग है, क्लोनिंग के तरीक़ेकार हम जानते हैं कि हम इसमें न्यूक्लियस रिप्लेसमेंट कर सकते हैं और न्यूक्लियस रिप्लेसमेंट का मेथड ही इसमें यूटिलाइज किया जाता है। जबकि आप ये बात भी जानते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए हम टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है वो यूटिलाइज करते हैं। तो अब इसमें प्रोसीजर में क्या होता है कि एक डोनर एग डोनेट करता है, यानी कि जिसको हमने क्लोन करना है, और दूसरा जो होता है उसी स्पीशीज़ का मेंबर
वो एक एग देता है, उस एग से हम जो है वो न्यूक्लियस निकालते हैं और जिसको हमने क्लोन करना है उसका न्यूक्लियस लेते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करने के बाद हम उससे ट्रांसजेनिक एग यानी कि ऐसा एग बनाते हैं जो कि मॉडिफाइड होता है, उसको हम फीमेल में इम्प्लांट करते हैं और एक कंप्लीट इंडिविजुअल जो है वो बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्यों करते हैं। स्टूडेंट्स, द रीज़न बिहाइंड इज दैट वी प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक एनिमल्स जस्ट ओनली वन टू और फ्यू नंबर्स। अब हम चाहते हैं कि वो ट्रांसजेनिक एनिमल एज इट इज़ उसकी नस्ल उसकी जैसी कॉपीज़ हमारे पास मौजूद रहें। जब एज इट इज़ हम उसकी कॉपीज़ चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसकी कॉपीज़ बनाना पड़ती हैं ताकि हमें एज इट इज़ विदाउट जेनेटिक चेंज हम उसको आगे कंटिन्यू कर सकें। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम उसमें जेनेटिक चेंज वेरिएशंस नहीं चाहते, हमें उसकी एग्जैक्ट कॉपीज़ जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन 2 प्राइमरी गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, व्हाट आर पॉसिबल बेनिफिट्स ऑफ दैट प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स, 2 मेन प्राइमरी गोल जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थे वो क्या हैं। नंबर 1, आप इसमें हेडिंग वाइज लिख सकते हैं गोल्स, प्राइमरी गोल्स। तो नंबर 1 पे आप लिखें, फर्स्ट गोल इज टू कंस्ट्रक्ट अ जेनेटिक मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम, यानी कि ह्यूमन जीनोम का जेनेटिक मैप कंस्ट्रक्ट करना। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन विच वी विल लोकेट द पोजीशन ऑफ द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स, के क्रोमोसोम्स के ऊपर हम पोजीशन ऑफ जीन्स को लोकेट करते हैं। नंबर 2, सेकेंड गोल इज टू कंस्ट्रक्ट द बेस सीक्वेंस मैप। इसमें भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन दिस वी कैन फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन द जीन्स एंड डीएनए। हम उस क्रोमोसोम्स में जो जीन्स और डीएनए मौजूद है उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो है उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पहला तो क्वेश्चन इसका ये था कि व्हाट आर प्राइमरी गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसी का पार्ट है, व्हाट आर पॉसिबल बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स, पॉसिबल बेनिफिट्स आप बता सकते हैं कि हम पहले तो क्या कर सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पिन पॉइंट कर सकते हैं कि वो इस पर्सन में है या नहीं है। जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पिन पॉइंट कर लेते हैं तो बेस सीक्वेंस की मदद से हम उसे नॉर्मल सीक्वेंस के साथ, नॉर्मल जीन के साथ कंपेयर करते हैं और मेनी सर्टन डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं। हम इसको लोकेट करने के लिए एग्जांपल दे सकते हैं हंटिंगटन डिजीज़ की। हंटिंगटन डिजीज़ जो है इसको हम जेनेटिक मैप यानी कि उसकी RFLPs की मदद से, जो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ होते हैं उसकी मदद से हम उसको पिन पॉइंट कर सकते हैं कि किस जगह पे कौन से पर्सनस के अंदर ये डिजीज़ मौजूद होगी, क्योंकि वो पर्सन जो होते हैं वो उनके अंदर स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मौजूद होती है, तो वो जीन्स साथ में उन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को भी लेके जाती है। तो जिस पर्सन में वो सीक्वेंसेस मौजूद होंगी यानी कि वो फ्लैंकिंग साइट्स मौजूद होंगी, वो पर्सन डेफिनेटली अफेक्टेड होगा। तो इस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड, हमने कहा कि हम बहुत से जीन थेरापी जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ एक्स वीवो एंड इन वीवो जीन थेरापीज इन ह्यूमंस। स्टूडेंट्स, ह्यूमंस में हम मल्टीपल जीन थेरापीज जो है वो परफॉर्म कर चुके हैं और उनको हम डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो आप पहले क्या करेंगे, एक्स वीवो जीन थेरापी को डिफाइन करेंगे। दैट इज़ द मेथड विच इज़ जिसमें हम ये कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि लिविंग सेल्स के अंदर आउटसाइड द बॉडी से बाहर निकालते हैं, जीन इंसर्ट करते हैं, मॉडिफाइड बनाते हैं और बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं। अब इसकी एग्जांपल जो हैं वो हम SCID की एग्जांपल ले सकते हैं, स्वेट कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सेम एज इज हाइपरक्लैस्ट्रोमिया, फैमिलियल हाइपरक्लैस्ट्रोलीमिया इसके एग्जांपल में दिया जा सकता है। ये दोनों इसकी एग्जांपल्स हैं। इन विवो की बात की जाए तो दैट इज द मेथड जीन थेरापी इन विच जीन्स इंसर्टेड इनटू द बॉडी सेल्स विद इन द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर ही हम जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको इंसर्ट करते हैं और थ्रू अ प्रॉपर प्लाज्मिड और वेक्टर, हम वेक्टर्स में यूटिलाइज कर रहे होते हैं। सो इसकी एग्जांपल जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, कैंसर है, हीमोफीलिया, डायबिटीज़, पार्किंसन डिजीज़, बहुत सी ऐसी डिसऑर्डर्स हैं जिनके थ्रू हम इन विवो के मेथड से क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हम प्रीवियसली जो है वो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs आपके एग्जाम्स में आने हैं और आपने अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको प्रिपेयर करना है। इसमें कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, ना ही आता है पेपर में। जी स्टूडेंट्स, आप ये बात समझ चुके होंगे कि इनमें करेक्ट आंसर्स हम
क्या हैं और हम इसको किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने बड़े अच्छे तरीके से इन शॉर्ट क्वेश्चंस के हेडिंग वाइज आंसर्स जो हैं वो लिखने हैं, उनको समझना है और अंडरस्टैंडिंग जो इसमें एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस हैं उनको भी बेहतर तरीके से आपने समझ के अटेम्प्ट करना है। इसमें अगर सेल्फ राइटिंग की भी ज़रूरत पड़े तो आपने ज़रूर उसे करना भी है, जैसे कि हम कुछ क्वेश्चंस में कर भी चुके हैं और हम आने वाले चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस में भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।